नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सन रेडियो में। आज के जो हमारे गेस्ट है वो 2006 बैच के आईआरएस ऑफिसर है। वर्तमान में वो जीएसटी कमिश्नर जबलपुर है। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतनी बड़ी पोस्ट में जाने के बाद इतना सोशल वर्क में इन्वॉल्व होते हैं। खासकर बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको मोटिवेट करना और उनकी हर हाल हर पॉसिबल मदद करना। तो आइए मिलते हैं आईआरएस जीएसटी कमिश्नर जबलपुर श्री लोकेश डिल्लारे जी से। नमस्कार सर, स्वागत है आपका मेरा चैनल सन रेडियो पे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मेरे चैनल के लिए समय निकाला है। सर, आपकी जो बेसिक जर्नी थी, मतलब आपका बचपन कैसा था, आपकी स्कूलिंग, कॉलेज लाइफ, उसके बाद जब आपने यूपीएससी क्रैक करके आप आईआरएस ऑफिसर बन गए, ये पूरा सफ़र आपका सर कैसा था और इसमें आपके पेरेंट्स का आपको कितना सपोर्ट मिला? समीर, मेरे जीवन की शुरुआत एक सामान्य परिवार से हुई। जी सर। मेरे पिता एक शिक्षक थे। ओके। उनके पिता यानी मेरे दादाजी जी। एक किसान थे। ओके। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं एक शिक्षक फैमिली से कहिए किसान फैमिली का बच्चा हूँ। जी सर। मेरा पैतृक गांव जामलाल बर्रा है, जहाँ पे मेरी खेती भी है, लेकिन मेरे पिता की पोस्टिंग मलाशखंड महगांव में थी। ओके। तो मेरा जन्म भी वहीं हुआ जी। और मेरा एजुकेशन, प्रारंभिक एजुकेशन 12 तक का भी वहीं हुआ। ओके सर। और उसके बाद मैं ग्रेजुएशन करने बालाहाट आ गया और पोस्ट ग्रेजुएशन करने मैं इंदौर निकल गया। वहीं पे मेरी सिविल सर्विस की तैयारी हुई। वैसे तो मैं पढ़ाई से अधिक मुझे एक खिलाड़ी के रूप में जाना जाता था। ओके। मैं क्रिकेटर रहा हूँ, जी जी। लंबी दूरी का धावक रहा हूँ ओके। और फुटबॉल में खेलता था, हॉकी खेलता था। तो जो भी उस समय ग्रामीण क्षेत्रों में खेल होते थे उनमें मैं भागीदारी करता था और 2 बार करीब मैं जिले का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी घोषित हुआ। वाह। तो सर, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कौन से गेम में आपका रहता है? मैं क्रिकेट को पसंद करता हूँ। पहले मैं क्रिकेट खेलता था, अब मैं गोल्फ खेलने लगा हूँ, क्योंकि गोल्फ का खेल और क्रिकेट का खेल कहीं ना कहीं मिलता है। तो अच्छी बात यह है कि डिपार्टमेंट में आने के बाद मैं तकरीबन 3 बार ऑल इंडिया चैंपियन भी रहा हूँ गोल्फ में, और क्रिकेट का कप्तान भी डिपार्टमेंट में रहा हूँ। अच्छा। तो आपका बालाघाट का रहने वाला एक बच्चा डिपार्टमेंट में ऑल इंडिया में कप्तान भी रहा है और ऑल इंडिया चैंपियन भी रहा है। एक अच्छी बात है डिपार्टमेंट में जाने के बाद। तो अपने आप को मैं खिलाड़ी के रूप में अधिक अच्छा मानता हूँ। एज अ बैट्समैन आप ज्यादा, मतलब बैटिंग आपको ज्यादा पसंद है या फिर बॉलर क्रिकेट में? देखिए, अगर आप ग्रामीण क्रिकेट की बात करें तो हर कोई चाहता है कि उसकी बैटिंग और भाग जाए। जी जी। तो बैट्समैन बनना तो हर कोई चाहता है। तो मैं मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन हूँ जी। साथ साथ मैं लेफ्ट आर्म बॉलर भी हूँ। बेसिकली मुझे लेफ्ट आर्म बॉलर के रूप में जी जी अधिक जाना जाता था। कहा जाए कि बचपन में मुझे वसीम अकरम कहा जाता था। जी, तो मैं ऑलराउंडर की भूमिका में था क्रिकेट में। ओके सर। सर, इन सब जर्नी में आपकी जो एजुकेशन की जो जर्नी थी, उसमें सर पेरेंट्स का आपको कितना मॉरल सपोर्ट आपको मिल रहा है? देखिए, जिस जमाने में, मतलब हम कहें कि सन 90s के समय में हमारी एजुकेशन हो रही थी। जी सर। और आप भी जानते हैं कि उस समय एजुकेशन का महत्व बढ़ रहा था। जी जी। और मेरे पिता शिक्षक थे, मेरी माँ भी बड़ी अच्छी इंजीनियर की बेटी थी जी। तो एक शिक्षक घर की बेटी थी। पढ़ाई ही हमारे घर की प्राथमिकताएं थी। ओके। अगर मैं किसी दिन पढ़ाई ना करूं जी तो माँ की डांट सुनना ही है जी, और पिता की डांट खाना ही है। ओके। बेसिकली मैं तो अपने घर में सबसे छोटा था। तो हम 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था। अच्छा। बाकी लोगों को मुझसे अधिक डांट पड़ती थी और सभी लोग कहते हैं ना कि शिक्षक का बेटा या शिक्षक की बेटी जी हमेशा टॉपर होने चाहिए, अच्छे पढ़ने वाले होने चाहिए। तो वो दबाव हम पे भी काम करता था। ओके। और उसी कारण हम लोगों की पढ़ाई पे फोकस बहुत था, माता पिता का संरक्षण बहुत था जी। मेरी माता को मेरे खेलने से बहुत खुशी नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि इससे कुछ मिलना नहीं है। जो स्थिति थी देश की, क्षेत्र की स्थिति थी। लेकिन मेरे पिता मुझे खेल में भी सपोर्ट करते थे और पढ़ाई में भी सपोर्ट करते थे। शिक्षक के बेटे होने के नाते मैं शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा करते रहा। 12th का मैं टॉपर रहा जी। यहाँ पे पीजी कॉलेज का भी मैं टॉपर था। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया इंदौर से, तो उसका भी टॉपर रहा और यूपीएससी को भी पास किया। तो एजुकेशन के सेक्टर में मैं हमेशा अच्छा रहा। अच्छा है। सर, आपका जो यूपीएससी का जो कोचिंग था वो इंदौर से आपका किया है या दिल्ली से आपने किया है? देखिए, ग्रेजुएशन करने के बाद मैं इंदौर चला गया। ओके सर। प्रारंभिक शुरुआती दौर पे मैंने इंदौर से कोचिंग क्लास की और 2 साल कोचिंग क्लास करने के बाद जब मुझे लगा कि मुझे मेंस की तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी भी साथ साथ करनी चाहिए, तो मैं दिल्ली निकल गया।
तो अगले 2 सालों की तैयारी मेरी दिल्ली में रही। सर ये सारा चीज़ जो आपका एजुकेशन काफ़ी स्मूथली हो गया, या फिर सर आपको कभी ऐसा लगा कि भाई अब ये छोड़ के मतलब कुछ और ट्राई करना चाहिए, या फिर मतलब जैसा आप चाह रहे वैसा होता गया, या फिर आपको ऐसा लगा कि अब छोड़ के कुछ और करता हूँ? देखो, मैंने जैसा कि बोला कि मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ जी। वो क्रिकेट खेलना मुझे बहुत पसंद था। मुझे मेरे बड़े भाइयों ने वहां पे जो थे मेरे साथियों ने बहुत सपोर्ट किया। खेलने के मामले में भी बहुत सपोर्ट किया। तो मैं क्रिकेटर बनना चाहता था जी। और क्रिकेट में मैं कुछ समय तो बालाहाट का कप्तान भी रहा, कॉलेज का कप्तान रहा, सीके नायडू मैंने खेला और अच्छे उच्च स्तर पे यूनिवर्सिटी खेला मैंने। तो मेरे दिमाग में क्रिकेटर बनना था, लेकिन उस समय की स्थिति ऐसी नहीं थी कि आप 11 में सेलेक्ट हो जाए, भारत में खेल सके। आज जैसे आईपीएल नहीं था। तो मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा होने के कारण, छोटे क्षेत्रों से होने के कारण आपके पास अपॉर्चुनिटी भी कम थी जी। आपके पास कोच कम थे। आपको जिस प्रकार की पिच में खेलना होता था, टर्फ पिच में ऐसा नहीं था। हम लोग मैट वाले पिच में खेला करते थे और उस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं थी कि आप उस हिस्से तक क्रिकेट खेल पाए। हाँ, लेकिन सपने मेरे हमेशा क्रिकेटर बनने के रहे और यही कारण है कि आज भी स्पोर्ट्स में मैं अपने आप हर दिन सुबह 6 बजे ग्राउंड पे होता हूँ। आज भी सुबह 6 से 9 तक मैं गोल्फ खेलता हूँ। मेरा सबसे अच्छा समय मेरे जीवन का वही होता है, मुझे मानना है, क्योंकि मैं जिम भी जाता हूँ, 1 घंटे करीब जिम करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, रात को मैं सामाजिक काम करता हूँ, जिनको समस्याएं होती, जिनके फोन आते, जिनके मैसेज आए, उनसे बात करता हूँ। अधिकतर मेरे पास फोन एजुकेशन के बच्चों के होते हैं, एजुकेशन सेक्टर में क्या करना है। मैं और मेरी धर्मपत्नी फिर रात को उन बच्चों को सपोर्ट करते हैं जी। लेकिन सुबह का समय जो मेरा 1 घंटे का है, 2 घंटे का है, वो मेरा स्पोर्ट्स का हिस्सा है। आपका जो मी टाइम है वो आप स्पोर्ट्स यस, स्पोर्ट्स इज फॉर मी माय मी टाइम। ओके। क्रिकेट में उस समय उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, जैसे कि आपने बताया आईपीएल है, अभी रणजी है, तो मतलब इस वजह से आपने काफी ज्यादा फोकस अपने स्टडीज पे किया था। सर आप एक जीएसटी कमिश्नर है। सर जीएसटी कमिश्नर का एक्चुअल में वर्किंग कैसा होता है? देखिए, अब आप सभी जीएसटी को आप सामान्य रूप से जानते हैं जी सर। इस देश को अगर चलाना है, या मान लीजिए आपके घर को चलाना है, तो बिना पैसे बिना मुद्रा के आपका घर नहीं चल सकता। तो कहीं ना कहीं से तो पैसे आने चाहिए जी। तो सरकार की कमाई के जरिए 2 तरीके से होते हैं। एक डायरेक्ट टैक्स होता है, जो आप कमाते हैं उस पर टैक्स लगता है, इनकम टैक्स कहते हैं। और एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जैसे आपने साबुन खरीद लिया, आपने चिप्स खरीद लिया, आपने कोई सामान खरीद लिया और वो टैक्स के साथ आता है। आपने टीवी खरीद ली जी, आपने मोबाइल फोन खरीद लिया, तो आपको लगता होगा 18% जीएसटी। तो डायरेक्ट आपसे नहीं लिया जा रहा है, लेकिन आपने कोई सामान खरीदा तो इनडायरेक्ट उससे आपसे टैक्स लिया जाता है, जो आपकी वैल्यू में इंक्लूड होता है। तो जीएसटी एक प्रकार से इनडायरेक्ट टैक्स होता है जी सर। और कहना चाहिए 50% टैक्स का कलेक्शन, अगर ऑफिशियली कहा जाए तो 49% टैक्स का कलेक्शन इनडायरेक्ट टैक्स है भारत में। और जीएसटी का भी टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले मंथ ही 1.71 लाख करोड़ का कलेक्शन था, बड़ा कलेक्शन है, काफी ह्यूज, बहुत ह्यूज कलेक्शन है। और 1.70 कलेक्शन से हम ऊपर निकलते जा रहे हैं, जो कि हमारा एक बहुत अच्छा टारगेट हुआ करता था। तो जीएसटी एक बृहद स्तर पर एक इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसपे हम लोग काम करते हैं। मेरे पास, चूंकि जबलपुर का कमिश्नर हूं, तो मेरे पास कुल मिलाकर 21 से 22 डिस्ट्रिक्ट है। अभी कुछ नई डिस्ट्रिक्ट्स बनी है और जिन क्षेत्रों में जो भी जीएसटी जिसको पेमेंट करना है उससे टैक्स लिया जाता है, और जो जिसे टैक्स भरना है, जिसकी लाइबिलिटी जो टैक्स नहीं भरता है, उसके ऊपर प्रिवेंटिव की कार्रवाई की जाती है। तो एक प्रकार से जीएसटी टैक्स का कलेक्शन किस प्रकार से हो, उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से हो, लोगों को किस प्रकार से प्रेरित करे, और जो टैक्स नहीं भर रहे हैं उनमें किस प्रकार की कार्रवाई हो, ये सब एक जीएसटी अफसर के रूप में मेरे साथ जुड़ी हुई है। सर आपने एक संस्था शुरू किया है, छू लो आसमान किसने रोका है। सर बेसिकली इसका मेन पर्पस क्या है और इसका आइडिया आपको कहाँ से आया था? देखिए, ये जो छू लो आसमान किसने रोका है संस्था, ये मेरी धर्मपत्नी साक्षी लोकेश लिल्हारी की है। ओके। बेसिकली हम दोनों बैठे हुए थे और साक्षी ने भी एमबीए किया हुआ है पुणे से जी। उसका एजुकेशन, पहले वो मेडिकल करने कोटा गई थी, नीट की तैयारी की जी। वहाँ उन्हें बीडीएस मिला, तो उसके बाद उन्होंने भोपाल कॉलेज से माइक्रोबायोलॉजी से ग्रेजुएशन किया जी। देन उन्होंने एमबीए किया। ओके। और उसके बाद उन्होंने सिविल सर्विस की तैयारी खुद की।
कई मेरे साथ शादी होने के कारण, जो मैं अक्सर मंचों के माध्यम से कहता हूं कि अच्छी बच्चियों को कई मौके इसलिए नहीं मिल पाते क्योंकि जल्दी शादी कर दी जाती है, तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जिससे वो अपने कैरियर पर ध्यान नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं ये छोटा सा मिस्टेक मेरे घर में भी हुआ, इसलिए मैंने बातों को सामने रखता हूँ जो मेरे जीवन के साथ होती है। तो प्राइवेट सेक्टर में साक्षी ने काम किया, लेकिन मुझे लगा कि मेरे यहाँ तक पहुंचने में बहुत सारे लोगों का हाथ है जी। और साक्षी ने भी इस बात को बहुत करीब से देखा कि मलाशखंड मौगा हो, जामलाल बर्रा हो, बालाघाट हो, मुझे यहाँ तक पहुंचाने में उन सब का रोल है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो साक्षी ने बोला कि क्यों ना हम, जब उसने मेरे बारे में जानकारी प्राप्त की कि मैं एक सामान्य स्कूल से पढ़ा हूँ, एक मैंने जैसा बोला कि 4 एकड़ के व्यक्ति का पोता हूँ, एक सामान्य टीचर का बच्चा था, पिता का देहांत भी असमय हो गया, मेरे एजुकेशन से पहले ही हो गया। तो जब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, यहाँ तक पहुंचा, तो अब आपका दायित्व बनता है कि आप लोगों को सपोर्ट करो, वहां तक पहुंचाओ। साक्षी का भी अनुभव था और मेरा भी अनुभव था कि हर व्यक्ति में वो टैलेंट होता है जी, योग्यता होती है कि वो भी आगे तक पहुंच सकता है, बस लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, मार्गदर्शन की कमी होती है जी। सूचनाओं की कमी होती है, या सूचना, अगर आज की बात करें कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सूचना है, किन सूचनाओं का उपयोग किया जाए इसकी कमी होती है। तो इस संस्था जब साक्षी ने बनाया तो उसका उद्देश्य ये था कि वो योग्य बच्चे जिसके सपने बड़े हैं, जिनमें सामर्थ्य है, जिनमें योग्यता है, वो केवल सूचना की कमी के कारण या कॉन्फिडेंस ना होने के कारण या मार्गदर्शन ना होने के कारण पीछे ना रह जाए। तो ये संस्था एक प्रकार से बच्चों के सपनों को पूरा करने का एक प्रकार का मंच है जो उन्हें सही रास्ते दिखाते हैं, सही दिशा दिखाता है और उन्हें मोटिवेट करता है। सर, मतलब एक पर्सनल क्वेश्चन है, जैसा लाइफ पार्टनर आप चाह रहे थे कि मतलब पहले कभी सोचा होगा आपने कि भी मुझे ऐसा सपोर्टिव पार्टनर चाहिए, तो क्या आपको वैसा मिला है? अभी उनसे उतना सपोर्ट आपको मिलता है? मैं आपसे एक चीज कहूँ समीर जी, मैंने जीवन में जो सोचा था ना, उससे मुझे बहुत ऊपर मिला है। मैंने सोचा था कि मैं यहाँ तक बनूंगा, मैं उससे बहुत आगे गया जी। सोसाइटी में जब मैंने काम चालू किया कि मैंने सोचा था कि चलो ये हो जाए, मुझे उससे बहुत आगे मिला। मैं जिस एग्जाम की तैयारी कर रहा था, मैंने सोचा कि रिकॉग्निशन और सम्मान मुझे इतना मिलना चाहिए, मुझे लगता है कि उससे बहुत अधिक मिला। और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माय वाइफ, माय बेटर हाफ जी, मैं कहना चाहूंगा कि साक्षी एक पत्नी के रूप में मैंने जितना सोचा था ना, उससे मुझे बहुत अधिक मिला है। आप सोच नहीं पाएंगे कि एक अधिकारी की वाइफ, मेरी मदर 2-3 सालों तक चल नहीं पाती थी, वो टॉयलेट भी नहीं कर पाती थी। मैं कभी आज भी सोचता हूं तो मैं विश्वास नहीं करता कि वो मेरी मदर को उठाकर उनके टॉयलेट भी कराती थी और उनके कपड़े भी पहनाती थी। आज मेरी सिस्टर है जो 54 इयर्स की, मानसिक रूप से विकलांग है, आप सभी जानते हैं जी। आज उसे नहलाना है, टॉयलेट कराना है, कपड़े पहनाना है, उसकी पूरी जिम्मेदारियों को पूरी तरह निर्वहन करती है जी। यहाँ तक कि मैं नहीं रहता हूं तो जब कोई आता है मेरे घर में, मुझसे अधिक उनका ध्यान रखती है। मेरे बारे में कि मेरे जीवन में मैं सही रास्ते पे चलूं, मैं सही चीजों का उपयोग करूं, इन बातों का भी वो छोटी छोटी चीजें ध्यान रखती हैं। और डिमांड्स की बात कहा जाए तो एक बहुत ही सिंपल लाइफ जीती है, बहुत डिमांड्स नहीं है। अच्छा। और इस कारण से मैं अपनी सर्विस में भी बहुत ईमानदारी से काम कर पाया जी। समाज में भी काम कर पाया और लोगों के बीच भी उठ पाया। लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि आप सर्विस भी करते हो और इतने काम भी करते हो, कैसे मैनेज करते हो? वाकई अगर मैं इसकी बात करूं कि मैं मैनेज कैसे करता हूं, तो उसका बहुत बड़ा कारण मेरी धर्मपत्नी साक्षी लोकेश लल्लार है। सर, एक संस्था एक और आपने शुरू किया, आलोक करके, तो इसका क्या पर्पस है इसका? देखिए, आप कहें कि मैंने संस्था चालू किया, ऐसा नहीं है। ये समाज के जितने भी अधिकारी कर्मचारी वर्ग हैं, मतलब सबने कंबाइन। देखिए, मेरा ये मानना था कि मैं मानता हूं, मैं और हम जितने पढ़े लिखे लोग, हम सब मानते हैं कि एक सामान्य परिवार का बच्चा अगर आगे जाना चाहता है तो ऐसा क्या माध्यम है जिससे वो एकदम से आगे बढ़ जाए। अगर मैं सोचूं कि आज वो कल सारेगामा में जाकर गाना गाने लगे, क्या ये तुरंत संभव है? क्या वो डांस इंडिया डांस में जाकर तुरंत डांस करने लगे, क्या उसका सिलेक्शन हो जाएगा? कल मैं बोलूं कि सचिन तेंदुलकर की जगह, विराट कोहली की जगह कोई बालाहाट का बच्चा कल क्रिकेट खेलने लगे, ये क्या संभव हो जाएगा? ये ऐसी चीजें जिसमें टेक्निक की आवश्यकता होती है, रियाज की आवश्यकता होती है, और छोटे गांवों में इन चीजों की कमी होती है। तो एकदम से वहां उस जगह पे पहुंच जाना, वो करोड़ों में एक पहुंच पाते हैं। लेकिन सबसे आसान माध्यम क्या है? अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मुझे लगता है कि एजुकेशन, शिक्षा एक ऐसा माध्यम, मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि कर्तव्यों का बोध कराती है अधिकारों का ज्ञान,
शिक्षा से ही बन सकता है हमारे गांव का बच्चा महान। क्या रीजन है? एजुकेशन एक ऐसी चीज है, देखिए मैं एक सामान्य बच्चा, आज मैंने पढ़ाई की, पुस्तकें का पालन किया, और आज मैं सुश्री उमा भारती जी का ओएसडी रहा, मतलब देश में केंद्रीय मंत्री के साथ काम किया। जी सर। आज मैं एक बड़े पद को संभाल रहा हूं। जी सर। मतलब एक गांव के जाम का बच्चा, एक महोगा मलास्कर में पढ़ना हुआ सरकारी का बच्चा आपके जबलपुर संभाग का एक आयुक्त बन गया। कैसे संभव हुआ? केवल पुस्तकों से, शिक्षा से। तो हमने माना है कि अगर हमारे गांव के बच्चे एजुकेशन की ओर मोटिवेट होने लगे, एजुकेशन पे आगे बढ़ने लगे, तो हम कई ऐसे बच्चों का निर्माण कर पाएंगे जो एक डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे होंगे। उसका लाभ ये होगा कि अगर हम कंट्री को बनाने की बात भी करते हैं तो कंट्री भी तभी बन पाएगी जब हम गांव के बच्चों को डिसीजन मेकिंग पे पहुंचाएंगे। वो भी निर्णय करेंगे, वो भी बताएंगे कि वो कहां से निकल कर आए, उनके क्षेत्रों में क्या कमियां थी, किन चीजों की आवश्यकता है। ये तभी संभव है जब बच्चा एजुकेट होगा। और आपको मैं दूसरी बात इसी बात में बता दूं कि अगर आप अच्छे आम खाने की उम्मीद करते हैं तो आप मार्केट के भरोसे में रहें, ये संभव नहीं है। इससे अच्छा है कि आप अपने घर में आम लगाएं, उसका पालन पोषण करें और उसे एक मजबूत, एक अच्छे मीठे आम होने तक उस पेड़ को बढ़ाएं। तो मेरा मानना है कि अगर आप अपने क्षेत्र का, अपने गांव का विकास चाहते हैं तो आप दूसरे से उम्मीद करेंगे, संभव नहीं है। इससे अच्छा है आप अपने बच्चों को बनाएं। किसने मना किया है आपके बच्चों को बनने से? किसने रोका है? हमारा यही कहना है कि पढ़ ले बेटा, बढ़ ले बेटा, किसने टोका है? छू लो आसमान, किसने रोका है? तो यही हमारी मुहिम है। आलोक की मुहिम भी यही है कि अधिकारी कर्मचारी का अनुभव होता है कि वो किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में आगे आए। हमारा आलोक के माध्यम से यही है कि आप अपने अनुभवों को बच्चों को बताएं। हम प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम करते हैं, हम मोटिवेशनल कार्यक्रम करते हैं। जी सर। इसका उद्देश्य ये होता है कि जो सफल बच्चे होते हैं, सफल जो नए कर्मचारी अधिकारी बने होते हैं, वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। जी। इसके साथ साथ देखिए, केवल हम आगे बढ़ते जाएं, हम उससे विकास कर जाएंगे, ऐसा नहीं। हमको साथ साथ उन कमियों को भी दूर करना पड़ेगा जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। बिल्कुल सर। तो आलोक का दूसरा काम सामाजिक कुरीतियों को, जैसे दहेज, नशा, सट्टा, जुआ, मृत्युभोज जैसे बहुत सारी प्रथाओं के खिलाफ में काम करना भी है, जिससे हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर पाए, जिससे हम पैसे का सदुपयोग कर पाए, ताकि एक बच्चा, एक परिवार समझ सके कि उसके लिए उसकी कमाई का पैसे का सही निवेश किस जगह होगा, जिससे वो आगे बढ़ सकेगा। सर, आप मृत्यु भोज के भी खिलाफ मतलब बात आप करते हैं, तो सर ये इसका क्या रीजन है? मतलब ये तो प्रथा मतलब काफी पहले से चलते आ रही है, लेकिन इसका एक्चुअल रीजन क्या है? लोगों को क्या कंफ्यूजन है इसके बारे में? देखिए, क्या है मृत्यु भोज और क्यों कराई जाती है मृत्यु भोज? मेरा एक वीडियो है सोशल मीडिया पे मृत्यु भोज पर। इस बात को करने से पहले मैं आपसे बता दूं कि इसको जस्टिफाई मैं कैसे कर पाऊंगा कि राजस्थान सरकार ने इस पर रोक लगा दी। ओके। और जो भी इसको करता है उसकी सजा प्रावधान है। अच्छा। उस मृत्यु भोज में कोई सपोर्ट करेगा उसको भी सजा मिलती है। अच्छा अच्छा। मतलब एक राज्य ने प्रशासनिक आधार पर इस पे रोक लगा दी, इस पे कानून बना दिया, नहीं कर दिया उसको। इसका मतलब है कि सही चीज नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात, देखिए मेरा एक वीडियो है, वीडियो में मैंने मृत्यु भोज के बारे में बताया कि किसी भी हमारे ग्रंथों में मृत्यु भोज को सही नहीं माना गया है। जी सर। सभी जगह ये कहा गया है कि आपके घर में किसी की मृत्यु होती है, दुख का समय होता है, उस समय खीर पूड़ी खिलाना, रसगुल्ले खिलाना, ये कहाँ उचित प्रक्रिया है? बेसिक चीजें क्या है कि क्या है मृत्यु भोज, जब हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे तब उसके बारे में बात कर पाएंगे। जी। व्यक्ति की मृत्यु होती है। हाँ सर। मृत्यु होने के बाद आप बताइए, कोविड में कितने दिन का क्वारंटाइन था? जी सर। कितने दिन का क्वारंटाइन था? मतलब 14 दिन का क्वारंटाइन था। क्या कारण था 14 दिन का क्वारंटाइन का? कि वायरस जो होते हैं, वायरस की लाइफ 13 दिनों की होती है। जी सर। और एक दिन एक्स्ट्रा दिया गया था ताकि वो वायरस, आप अंदर रहेंगे तो 13 दिन में वायरस मर जाते हैं। उसी प्रकार जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसके अंदर बहुत प्रकार के वायरस होते हैं। जी सर। जैसे उसके अंदर रक्त संचार बंद होता है, वो वायरस नाक के माध्यम से, मुंह के माध्यम से, कान के माध्यम से, आंखों के माध्यम से तुरंत बाहर निकलते हैं, स्प्रेड होने लगते हैं। हाँ, इसलिए नाक में रुई रखी जाती है, मुंह बंद किया जाता है, कान में रुई रखी जाती है, आंखों को बंद कर दिया जाता है। उसका कारण यही है कि वायरस ना निकले। शरीर पर नीम के पत्ते रखे जाते हैं, इसलिए ताकि वायरस निकले तो नीम के पत्तों से वो एंटीवायरस होता है, ताकि वो उसका प्रभाव ना पड़े। तो जब भी कोई व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो वायरस निकलते हैं, और वायरस की लाइफ कितनी होती है? 13 डेज की होती है। इसीलिए 13 दिन बाद घर में खाना बनता है। तो ये कहा जाता है कि 13 दिन तक बाहर खाना बनेगा, और 13 दिनों तक घर की लिपाई पुताई होती है, ताकि चूना और गोबर भी एंटीवायरस होता है, उससे घर में सभी प्रकार के वायरस खत्म हो जाए। और जब 13वें दिन खाने की शुरुआत की जाती है, तो जब मृत्यु भोज की शुरुआत हुई थी तो उसमें था कि चलो 13 दिन तक खाना नहीं बना, तो क्यों ना पूजा करा के खाना खाया जाए, बनाया जाए। अच्छा।
बात समझ में आए? हाँ सर। तो शुरुआती दौर में इसमें 14वें दिन जब खाना बनना चालू होता है उसके घर में, तो छोटी सी पूजा रखी गई जी। फिर किसी ने कहा कि जिसने पूजा किया उसको भोजन कराइए, भाई उसको भी भोजन कराइए, ये छोटे भोजन की व्यवस्था हुई। हाँ। फिर किसी ने बोला कि भाई 11 ब्राह्मणों को भोजन कराइए, फिर बोला कि मोहल्ले वालों को भोजन कराइए। फिर धीरे धीरे ये परंपरा बढ़ती गई और कभी कभी ये दिखावे का रूप लेती गई जी। और आज हमने इसको भोज के रूप में शामिल कर लिया है। बिल्कुल। बड़े लोगों के लिए समस्या नहीं, जो आर्थिक रूप से सक्षम उनके लिए समस्या नहीं, जो कमाते उनकी समस्या नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि जो अरबपति उनकी समस्या नहीं, लेकिन एक गरीब आदमी जो 1 एकड़ 2 एकड़ 3 एकड़ का किसान है, अगर उसको भी उतना ही बड़ा मृत्यु भोज देना पड़े तो आप सोचिए वो क्या करेगा। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वो अपनी जमीन को गिरवी कर रख देगा, वो अपने बच्ची की शादी के लिए पैसे जुड़े हुए पैसे का दुरुपयोग करेगा, वो अपने बच्चों को पढ़ाने में पैसे का दुरुपयोग करेगा, वो मार्केट से उधार लेगा। और मैंने ऐसे कई किसान देखे हैं जिन्होंने मृत्यु भोज के चक्कर में अपनी जमीनें बेच दी, अपना घर गिरवी रख दिया है, महिलाओं ने अपना मंगलसूत्र गिरवी रख दिया है। तो क्या ऐसी परंपरा कभी उचित हो सकती है? नहीं सर। देखिए, मेरे पिता की मृत्यु हुई जी। जिस दिन मृत्यु हुई, जाम मेरा गांव है, मैंने तुरंत 25,000 रुपए सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं, उससे तुरंत मैंने एक मोक्ष धाम के लिए पैसे दिए। पहले जाम में बर्रा हुआ करता था, तो बरसात में वहां पे लाश होती थी, वो जल नहीं पाती थी पूरी तरह, समस्या होती थी, मोक्ष धाम की आवश्यकता थी। तो मुझे लगा कि 25,000 उस जमाने में सन 2000 में 25,000 की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, मेरे लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो वो पैसे को वहां पे दिया गया, गांव वालों ने भी सपोर्ट किया और मोक्ष धाम का निर्माण हुआ। मेरे पिता की इस बार 25वीं पुण्यतिथि है, तो आज भी वो मोक्ष धाम है, उसका सुधार करवाए, इसलिए मुझे अचानक से याद आ गया। तो ये बताइए 25 साल बाद भी कोई भी वहां पे जाता है, ये बात करते हैं गिरधारी भाव की है। मतलब लोगों के लिए आपने एक अच्छा काम किया जी सर, उस पैसे का सदुपयोग किया। और मेरे पिता आज भी जिंदा है उस गांव में, 25 साल बाद भी जिंदा है। हाँ। मेरा ये मानना है कि मृत्यु भोज घर में जो आते हैं सामान्य खाना बनाइए, खाइए, श्रद्धांजलि सभा करिए। मेरी माँ की मृत्यु हुई, मेरी माँ की मृत्यु से पहले उन्होंने एक स्टाम्प में अपना वसीयत लिख कर गई। वसीयत में था कि मेरे मरने के बाद मेरा मृत्यु भोज ना कराया जाए, इस पैसे का उपयोग स्वास्थ्य केंद्रों में, शिक्षा केंद्रों में या गांव के विकास में, जैसे रोड बनाना या अन्य कामों में इसका उपयोग किया जाए। और मैंने उनकी मृत्यु के बाद जो मुझे सहयोग देना था मैंने अपने गांव में और अपने क्षेत्रों में दिया। मेरा मानना है कि अगर वाकई में आप अपने पिता से प्रेम करते हैं, अपनी माँ से प्रेम करते हैं, अपने परिवार में किसी की मृत्यु होती है उससे प्रेम करते हैं और वाकई खर्च करना चाहते हैं, तो आप, मैं जानता हूं भारत जैसे देश में अभी भी अर्थव्यवस्था की बड़ी कमी है जी सर। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपको वाकई अच्छा काम करना है तो हॉस्पिटल छोटे बने हुए हैं, कहीं से पानी निकल रहा है, कुछ हो रहा है, आप हॉस्पिटल में पैसा दीजिए जी सर, नाम लिखवाइए वहां पर। आपके बच्चे बहुत अच्छी जगह नहीं पढ़ रहे हैं, उनके पास बैठने को जगह नहीं, हॉस्पिटल आप स्कूल में बेंच दीजिए, उसमें नाम लिखाइए। जब बच्चा पढ़ेगा तो वो भी प्रेरित होगा, गांव वाला भी प्रेरित होगा और पिता का नाम, माता का नाम, परिवार के लोगों का नाम भी चारों तरफ होगा। इसके साथ साथ आप, जैसे मैंने अभी एक हमारे डॉक्टर देशमुख साहब है, हमारे पिता तुल्य थे, उनका देहांत हुआ महगांव में, तो मैंने भी वहां पे बोला, खुल के बोला, मुझे बोलने में आपत्ति नहीं। मैंने कहा आप बस स्टैंड में घर है, महिलाएं खड़ी होती हैं, आप एक काम करिए, डॉक्टर साहब के नाम से छोटा सा एक स्टैंड बना दीजिए जहां पे महिला आके बैठे, तो हमेशा दिखेगा कि डॉक्टर साहब, देखिए हमारे डॉक्टर साहब थे, उन्होंने कितना अच्छा काम किया। तो इस प्रकार से आप छोटे मोटे गांव में जी। एक बार जैसे मेरे जिया जी के पिताजी का देहांत हुआ चिखली में, हम लोग मैं अचानक से पहुंचा जब उनको जलाया जा रहा था वहां पे। तो मैंने देखा कि गांव से जहां पर वो क्षेत्र था जहां पे गांव में लाशों को जलाया जाता था, उसमें करीबन आधा किलोमीटर में रोड ही नहीं थी। अगर बरसात हो जाए तो वहां बैठने की जगह नहीं, वहां तो कचरे उग जाएंगे। तो मैंने बोला भी इस बात को कि किसी प्रकार के मृत्यु भोज ना कराया जाए। मेरी इच्छा है कि आप वहां पे रोड का निर्माण करें उनके नाम से, उससे मोक्ष धाम का निर्माण करें, कम से कम पूरे गांव को इसका लाभ मिलेगा। मेरा मानना है कि भारत में गांव में बहुत आवश्यकता है, एम्बुलेंस की आवश्यकता है, फ्रीजर जो लाश रखते हो फ्रीजर की आवश्यकता है, स्कूलों में बहुत सारे विकास की आवश्यकता है, स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यकता है, बहुत जगह रोड बनाने की आवश्यकता है, कई जगह बैठक व्यवस्था की आवश्यकता है। तो मेरा मानना है कि अगर हम इन कामों को करते हैं, जैसे हमने नवोदय जागृति अभियान चलाया है जी, जहाँ पे हम बच्चों को, गांव के बच्चों को नवोदय की कक्षाएं लगा रहे हैं। हम कुछ नहीं कहते, अपने पिता के नाम पे नवोदय कक्षा लगाना चालू करो, उन बच्चों का भविष्य बनेगा। वो बच्चे जब अच्छी जगह पहुंचेंगे जिंदगी भर याद रखेंगे, जैसे मैं याद रख रहा हूँ आज इस जगह में पहुंचकर कि कई लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और आज मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनके लिए काम करूँ। सर, ऐसी कुछ न्यूज बीच बीच में चलते रहती है आपको लेकर,
क्योंकि आप एक फेमस पर्सनैलिटी है बालाघाट में, और ऐसा न्यूज़पेपर भी मैंने कभी पढ़ा था कि आप कभी पॉलिटिक्स में आ सकते हैं। तो सर इस बात में कितनी सच्चाई है कि कभी आप ऐसा सोच? देखिए समीर, मैं एक सरकारी अधिकारी हूँ जी सर, इसलिए राजनीति की बात कभी नहीं करूंगा जी, वो मेरे प्रोटोकॉल में आता नहीं है। ओके, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशन में वो नहीं आता, इसलिए मैं माफी चाहूंगा कि इस मैटर में मैं कोई भी बात नहीं करूंगा। जी सर। सर किस्मत और हार्ड वर्क ये दो चीज़ होती है, तो सर इसमें आपका परसेंटेज रेशो कितना है? मतलब आप कितना समझते हैं कि किस्मत होनी चाहिए, मतलब हार्ड वर्क और किस्मत का जो परसेंटेज रेशो है आपकी नज़र में कितना है? मेरा मानना है कि 100% हार्ड वर्क है ओके, और 0% किस्मत। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो क्या आईएएस का एग्जाम निकाल लेंगे? नहीं, क्या आप मेहनत नहीं करेंगे तो क्या कोई भी चुनाव जीत जाएंगे? नहीं सर, क्या आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो क्या किसी पहाड़ में चढ़ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। आप किसी गाड़ी में ही नहीं बैठेंगे, गाड़ी नहीं खरीद पाएंगे तो गाड़ी चला पाएंगे? अर्थात जहां शुरुआत से लेकर अंतिम तक की व्यवस्था हार्ड वर्क की है। ओके, किस्मत कुछ नहीं है, भगवान भी आशीर्वाद उसी को देता है जो उसके लिए दिल से काम करता है, जो डिजर्विंग होता है उसको, जो डिजर्विंग होता है। किस्मत कुछ नहीं है, भाग्य कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है कि आपका हार्ड वर्क आपकी शुरुआत होती है और हार्ड वर्क ही अंतिम होता है, और लगातार आप समर्पित होकर काम करते रहे तो भाग्य बदला जा सकता है। ओके, भाग्य बदलने की ताकत आपके इन रेखाओं में नहीं, भाग्य बदलने की ताकत आपके शरीर में भगवान के द्वारा दिए गए इन अंगों में है, इन हाथों में है। जिसपे जितनी मेहनत की जाए आपका भाग्य बदलने में देर नहीं लगती। तो भाग्य के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। भाग्य को बदलने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। अगर 2 सीट है और 1 लाख लोग हैं तो 2 ही लोगों का सिलेक्शन होगा। जी सर, आपका भाग्य रहे चाहे किस्मत रहे, 2 लोगों का सिलेक्शन होगा, और 2 लोगों को करने के लिए पहले आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। कोई 100 मीटर की दौड़ भाग्य से नहीं जीतता, 20-21 साल मेहनत करनी पड़ती है। वो टॉप 10 चुने जाते हैं, और टॉप 10 में से एक सबसे मेहनत वाला ही आपने देखा होगा कि उसेन बोल्ट, अगर वो दौड़ रहा है तो आप भी जानते थे जीतेगा, मैं भी जानती थी। भाग्य नहीं, उसकी मेहनत 21 घंटे 18 घंटे जो मेहनत करते हैं ना, उनका भाग्य बदलता है। किस्मत के भरोसे बैठने वालों को मैंने आज तक भाग्य बदलते नहीं देखा, और मेरे जीवन में मैंने आज तक जितने भी काम किए हैं वो भाग्य से नहीं, हार्ड मेहनत से। और जो आप मेरे से अपेक्षा करते हैं ना, उसके पीछे भी हार्ड वर्क। मतलब 100% आप मानते हैं कि हार्ड वर्क से ही सक्सेस मिल सकता है? 100% हार्ड वर्क। मैं बच्चों से कहना चाहता हूं कि ईश्वर ने आपको पैदा कर दिया, ईश्वर के बताए गए मार्ग पे चलने से आपका भला होगा। जिस काम के लिए उन्होंने आपको भेजा है, हाँ। आपको आंखें दी, आपको नाक दिया, आपको कान दिया, आपको दिमाग दिया, आपको हाथ पैर शरीर दिया, करोड़ों योनियों में आपको इंसान का रूप दिया। इसके बाद भी आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, ऐसा संभव है क्या? बताइए, ये बताइए, आप छोड़िए इस बात को। सबसे बड़ा व्यक्ति इस देश का कौन है? भारत का प्रधानमंत्री जी। कभी आपने बैठे हुए देखा है? सोचिए, इस प्रदेश का सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? सीएम, मुख्यमंत्री। आपने बैठे हुए देखा? नो सर। अपोजिशन पार्टी, आप राहुल गांधी को देखिए, हाँ। एक पुराने प्रधानमंत्री का बेटा, राज परिवार का पुत्र जी, आज रोडों पे यात्रा कर रहे हैं। बिल्कुल हार्ड वर्क। माननीय मोदी जी देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी को दिन रात हार्ड वर्क कर रहे हैं, दिन रात जी। तो आप ये समझने का प्रयास करिए, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, बोलने से जिंदगी नहीं बदलती, हार्ड वर्क एकमात्र माध्यम है जिससे आपका जीवन बदल सकता है। और मैं इसे अच्छे से समझता हूं, इसलिए मैं दिन रात हार्ड वर्क करता हूं। लोग मुझे कहते हैं कि साहब आप नौकरी करते हैं कि नहीं करते, आप समाज में बहुत काम करते हैं, देखते हैं दिन रात आप बच्चों के बीच में, समाज के बीच में रहते हैं। मेरे पास 24 घंटे हैं, मैं जितना मेरा समय नौकरी का होता है पूरे दिल से नौकरी करता हूँ। सुबह 10 से लेकर आज भी शाम को 7 बजे तक मैं आपको ऑफिस में मिलूंगा, लगातार काम करता रहूंगा। उसके बाद मैं अपने सोने के घंटे, जो मेरे 6 घंटे सोने के, उसको मैं 5 घंटे में बदल देता हूँ, और उस समय का उपयोग मैं अपने हार्ड वर्क में करता हूँ, अपने दूसरे कामों में करता हूँ। इसीलिए मैं सभी जगह पर मेरी प्रेजेंस आपको दिखती होगी जी। तो हार्ड वर्क, और मैं सीखता हूँ इन लोगों से। भारत का प्रधानमंत्री, सबसे बड़ा व्यक्ति, सब कुछ है उनके पास, इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहे हैं? मुख्यमंत्री इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहे हैं? ये तो सबसे बड़े वो लोग हैं, जीवन में सबसे सफल है। लेकिन सफलता को बनाए रखना भी दूसरी एक चुनौती होती है, और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जब इतने मेरे से अधिक उम्र के व्यक्ति, इतने बड़े व्यक्ति जब इतनी मेहनत कर सकते हैं, तो मैं क्यों मेहनत नहीं कर सकता भाई? तो एक ही चीज है, जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जितने लोग सुन रहे हैं, सफलता का एक ही आधार है, हार्ड वर्क। उसके बिना कोई बात नहीं है। हार्ड वर्क और सही दिशा,
ये 2 कॉन्सेप्ट है मेरा, और अपनी गलतियों को सुधारना। हार्ड वर्क आपको आपके उद्देश्य की ओर ले जाएंगे, आपने जो लक्ष्य बनाया उस ओर ले जाएंगे। सही दिशा आपको कम समय में अपने उद्देश्य तक पहुंचाएंगे, और गलतियों में सुधार आपको फेल होने से बचाएंगे। लक्ष्य का चयन, हार्ड वर्क, सही दिशा और गलतियों में सुधार। अगर मैं एग्जाम की बात करूं, जैसे मैंने यूपीएससी एग्जाम निकाला, अगर आपने यूपीएससी को अपना लक्ष्य बना लिया तो हार्ड वर्क करिए, दूसरों से आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर कई आईआईटी के टॉपर आते हैं तैयारी करने, क्या एमबीबीएस किए हुए आते हैं, भारत के विश्व में पढ़े हुए लोग यहाँ पे आईएएस की तैयारी करने आते हैं, सभी जगह के टॉपर मिलेंगे। बताइए, अगर आपको उनसे आगे निकलना है तो आपको उनसे अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात, अब आपने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ना चालू कर दी, हजारों की संख्या पुस्तकें पढ़ना चालू कर दी, उससे कुछ नहीं होगा। आपका जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है, आपको उन टॉपिकों पे फोकस करना पड़ेगा, सिलेबस के अनुसार कम पढ़ना पड़ेगा लेकिन बार बार पढ़ना पड़ेगा। दिशा। तीसरी बात, आपको टेस्ट पेपर देने होंगे और देखना पड़ेगा आपकी गलतियां कहां पे हो रही हैं, उन गलतियों में सुधार करना पड़ेगा। इन बातों का अगर आप करते हैं तो आप जीवन में कभी असफल नहीं होंगे। ये तो मैंने एग्जाम के बारे में बात की। जिंदगी के हर काम में इन बातों का महत्व होता है। लक्ष्य, हार्ड वर्क, जिसे हम सही दिशा, और गलतियों में सुधार। अगर इन चारों को मैं एक शब्द में बोलूं, दिस इज कॉल्ड ए स्मार्ट वर्क। इफ यू आर डूइंग द स्मार्ट वर्क, आपकी सफलता 99% होना ही है। सर, जैसे कि आपने भी बोला कि आप भगवान से कितना रिलेट करते हैं, मतलब भगवान पे कितना बिलीव है आपका? मैं मानता हूं कि मैं इस जगह पर हूं और मैं इतनी जीवन में खुश हूं, तो मैं इसमें भगवान का ही आशीर्वाद है। मैं अपने माता पिता को भी अपना भगवान मानता हूं, जिनके कारण आज मैं यहाँ पे हूं। मैं अपने उन दोस्तों को भी भगवान मानता हूं जिन लोगों ने मुझे यहाँ तक पहुंचाने में सपोर्ट किया है। मैं अपनी खेत को, मैं अपने घर को भगवान मानता हूं, जो जिनके कारण मुझे खाने मिलता है, आगे बढ़ने का मौका मिलता है। मैं अपने इस क्षेत्र को भी भगवान का रूप देता हूं, जिसकी मिट्टी ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। मैं जिस वैनगंगा नदी के किनारे बैठा हूँ, मैं उसे भी अपनी ईश्वर मानता हूँ, क्योंकि उन्हीं के कारण मेरे यहाँ खेती हो पा रही है। मैं सूर्य को, चंद्रमा को, हवा को, इन सबको मैं अपना भगवान मानता हूँ। इन्हीं का रूप को हम मूर्ति के रूप में पूजते हैं जी। चंद्र देवता, सूर्य देवता, वायु देवता, इन सभी को हम मूर्ति के रूप में पूजते हैं। इन्हीं के कारण हमें, और मेरा मानना है कि जैसे मैं रामायण के बारे में बात करूं, बचपन से मैं रामायण पढ़ता हूं। मैं बचपन में, मेरी माँ सबसे पहले मुझे रामायण पढ़ाती थी, उसमें एक दिया लगवाती थी। रामायण पढ़ने के बाद ही मुझे पढ़ने बैठता था, उसके बाद हमारे खाना होता था। तो आप बताइए, रामायण पढ़ने का जिंदगी में क्या लाभ? रामायण पढ़ने, आप ही बताइए, आप कितने भी पुलिस बना दीजिए, कितने भी कानून बना दीजिए जी, लेकिन किसी को चोरी करना है, किसी को मारा पीटी करना है, किसी को हत्या करना है, तो शायद उससे नहीं डरेगा। लेकिन एक डंडा है जिससे वो डिसिप्लिन हो जाएगा, वो भगवान का डंडा है। आप भी जब कोई गलत कुछ करने जाए तो आपको लगेगा नहीं, भगवान देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है। तो ये एक डिसिप्लिन, अनुशासन है। ईश्वर एक अनुशासन है जी जी। और मुझे मानना है कि हम जितने भी लोग बैठे हैं, आज देखिए हम सांस ले पा रहे हैं तो वायु देवता के कारण ले पा रहे हैं। अगर वाकई हम आज जिंदा है तो जल देवता के कारण है, सूर्य देवता के कारण हमें वो ताकत है, चंद्र देवता हमें बहुत सारी चीजें देते हैं। तो ये प्रकृति की जितनी चीजें हैं जो हमें अपने जीवन के बनाने में, निर्माण करने में, आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करते हैं, सब हमारे ईश्वर है। मतलब ये मैं इसे दिल से मानता हूँ। हिंदू धर्म की ये ब्यूटी है कि हम हर छोटी चीज की पूजा करते हैं। जैसे पहाड़ों की हम पूजा कर रहे हैं, नदियों की हम पूजा करते हैं, वन वृक्षों की हम पूजा कर रहे हैं। तो एक पूजा का मतलब सम्मान है। आप अपने शिक्षक की पूजा करते हैं कि 5 सितंबर को? क्यों करते हैं? क्योंकि आप मानते हैं कि आपके निर्माण में उसका योगदान है जी सर। तो मैं मानता हूं, और ये देश भी मानता है कि उनके निर्माण में जिनका योगदान है उनको पूजना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। इसलिए उनके नाम से एक एक दिन रखे जाते हैं। और मुझे लगता है कि इसमें बुरी बात भी नहीं होनी चाहिए कि जो आपको निर्माण में सहयोगी हैं उनका अगर सम्मान कर रहे हैं तो उसमें बुरी बात क्या है? तो ईश्वर को मैं इस रूप में मानता हूँ। ईश्वर को मैं इस रूप में मानता हूँ कि आज मेरे पास जो भी चीजें हैं, मैं जिस जगह पे भी हूँ और जो भी मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, उसमें इन सभी शक्तियों का हाथ है। उसमें सूर्य का भी हाथ में, उसमें वायु का भी हाथ में, उसमें जल का भी हाथ में, उसमें मेरी जमीन का भी हाथ है, उसमें मेरे माता पिता का भी हाथ है, मेरे दोस्तों का भी हाथ है। ये सब मेरे लिए ईश्वर है। ओके सर, आपका जो ऑरा है, मतलब मैं अभी इतने देर से आपके साथ बैठा हूँ तो बहुत काफी क्लीन और काफी ना फ्रेश फील हो रहा है मुझे। तो सर, आपका जो भी नॉलेज आपने शेयर किया है उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो भी अपना नॉलेज शेयर किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद समीर, थैंक यू वेरी मच जी।